न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। सचिन जी, सवाल ये है कि चाहे वो समाज हो, देश हो या परिवार, हर किसी को चलाने के लिए एक अर्थ की आवश्यकता होती है जी। तो जो मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आज के डेट में जो सबसे शीर्ष पद है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसी कड़ी में सर मेरा ये सवाल है, जो देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बजट पास किया उसका आकलन आप कैसे करते हैं? 2025 बजट। देखिए जी, बजट हमारे मानने से काफ़ी अच्छा है। उसे कुछ कारण मैं आपको दूंगा। बहुत लंबे समय के बाद जो 12 लाख रुपए की जो सीमा हुई है, ये कहीं ना कहीं मिडिल वर्ग को बहुत बड़ी राहत है। इससे कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। वो क्या, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों का रिटर्न्स के प्रति रुझान बढ़ेगा, जो रिटर्न ज़्यादा बढ़ी जाएंगी, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में उनकी जो लोनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को और इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ, दैट इज फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, एंड थर्ड है फोकस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप ये देखिएगा, पिछले कुछ सालों से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इतनी ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट निकल के आ रही है। तो कैसे आ पा रही है? वो इसी कारण आ पा रही है क्योंकि उसके लिए वो एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, वो ढांचा तैयार है और वो सुविधाएं मिल रही हैं और उसकी तरफ लोगों का रुझान है। बहुत से स्टार्टअप्स नए निकल के आए हैं, बहुत से यंग यूथ आजकल चाहता है कि मैं अपना खुद का काम करूं और उसको वो एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी मिल रही है। तीसरा जो मैंने अभी बात करी, रिन्यूएबल एनर्जी। सर, भविष्य जो है ना, मेरा ऐसा मानना है रिन्यूएबल एनर्जी पर टिका है, बिकॉज अल्टीमेटली एनर्जी हर जगह यूज करी जाएगी और जितना ज़्यादा इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर जितनी जल्दी फोकस कर लेगा, जो कि ये सरकार अभी कर रही है, तो उतना ज़्यादा हमारे को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलेगा और हमारे को सुपर पावर बनने से, इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी सर, सवाल एक ये भी है कि इस जो 12 लाख और 12,75,000 का जो स्लैब आया जी, उससे आपको लगता नहीं कि सेविंग और LIC करने की जो प्रवृत्ति कम होगी, क्योंकि उससे कोई टैक्सेशन की छूट डिडक्शन नहीं मिल रहा है? जी, क्या आपका विचार है? देखिए, एज फार एज द टैक्स सेविंग इज कंसर्न, बिल्कुल कम होगी। पर एक छोटी सी चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा, हालांकि बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला हो जाता है। इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस तो लोग वैसे भी, आज का यूथ जो है समझदार है और लाइफ के लिए इंश्योर होना चाहता है, लाइफ के लिए इंश्योर होना चाहता है। प्योर टर्म इंश्योरेंस पर इतना ज़्यादा प्रीमियम खर्च नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ जागरूकता की आवश्यकता है। टैक्स सेविंग के पर्पज से तो आप तब जाते थे जब आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप उतना टैक्स देते थे। आज बिना इन्वेस्टमेंट करे आपको 12 लाख रुपए तक का मिल रहा है, तो वो पैसा आप ये सोचो आपके हाथ में बच गया। राइट। अब आप उस पैसे को जब यूज करोगे तो उस पैसे से आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे आप इनकम भी कमाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टैक्स सेविंग वाले पर रेट ऑफ रिटर्न कंपैरेटिवली कम ही रहता है। तो क्या इस बार जो लोग म्यूचुअल सिप इन सब में कन्वर्ट होंगे? जी बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। रीजन दो, हम लोगों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला, जो ऑलरेडी टैक्स सेविंग के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया करते थे, उनको आदत पड़ चुकी है। अब वो उस पैसे को जब इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि उनको टैक्स सेविंग की जरूरत अब नहीं रही जी, तो वो रिटर्न्स के पीछे भागेंगे, रिटर्न के पीछे भागेंगे। जब वो रिटर्न के पीछे भागेंगे तो ऑब्वियसली उनको डिफरेंट जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल मिलेंगी। वन ऑफ देम इज म्यूचुअल फंड ऑल्सो। दूसरा, जो अभी तक टैक्स सेविंग का बेनिफिट नहीं ले रहे थे, वो धीरे धीरे जैसे जैसे कन्वर्ट होंगे, उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड निकल के आएगा ही। हाँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। मतलब एक तो टैक्स बच गया, टैक्स बचने के साथ उनका पैसा भी हाँ बिजनेस मोड में आ गया, बिजनेस मोड में आ गया। और सबसे बड़ी बात है, उस पैसे की लिक्विडिटी उनके पास रहेगी। राइट। और उस पैसे को यूज करके वो मल्टीपल अपनी चीजें एज पर देयर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक ही चीज है जिसकी जागरूकता की जरूरत है, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स चलाए हुए हैं जिस पर वो लोगों को जागरूक कर रही है
कि आपको इंश्योरेंस की आवश्यकता है, टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, वो जरूर कराइए। हाँ जी, जाके आपकी लाइफ सिक्योर है, आपके बच्चे सिक्योर हैं, और मेडिकल इंश्योरेंस लेकर के आप अपने बैंक के बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये सिर्फ एक जागरूकता का पार्ट है। सर, जो आपसे बातचीत हो रही थी, आपने बोला कि लाइफ और टर्म इन सबको और प्रभावी ढंग से इस बार प्रभाव पड़ेगा जी, थोड़ा उसमें सोच बदलेगी। सर, लेकिन जब ये बजट आया था तो वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा था कि 1 लाख करोड़ का घाटा भी होगा राजस्व का, आपको याद होगा जी। तो वो भरपाई कहाँ से होगी, क्या आपको लगता है? देखिए, इस चीज़ के लिए ना मैं सच बताऊं, इस गवर्नमेंट का एक पॉलिसी अच्छी है और मैं इसका आभार प्रकट करूंगा। रीज़न, फिस्कल डेफिसिट और एक्सपेंडिचर चोली दामन का साथ है जी। अगर आप अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने पे चले जाएंगे तो आपको एक्सपेंडिचर कट करने पड़ेंगे, और ये बात सर्वविदित है कि अगर इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी है तो एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर का पहले करने का सोर्स गवर्नमेंट है। और जिस टोपोलॉजिकल, जोग्राफिकल एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री में हम बैठे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट इनकम लेवल्स भी हैं। तो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर पर फोकस करेगी तो ऑब्वियसली आपको एक बार तो हिट लेना ही पड़ेगा, जो आपको फिस्कल डेफिसिट आपका हिट लेंगे। बट जब ये वाला पैसा वापस इकोनॉमी में घूम के आएगा, लोग खर्च करेंगे, वो वाला पैसा देखिए कितनी बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। और वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आने वाले समय में इस राजस्व के नुकसान की भरपाई आराम से कर देगी, और वो सस्टेनेबल होगी। जो पैसा उनका टैक्स में बचेगा कुछ खरीदारी करेंगे जी, और इनडायरेक्ट वे में टैक्स उनका जीएसटी ग्रुप में जमा होगा। सर, दूसरा एंगल नहीं लोग पकड़ रहे हैं इसका। दूसरा एंगल है 12 लाख रुपए तक की सीमा हो जाने के कारण लोग जब अपनी आईटीआर बढ़ाकर बढ़ेंगे, आज जब नील टैक्स भरते थे आप 7 लाख की भरते थे जीरो टैक्स पर, अब वो जब जीरो टैक्स की अकॉर्डिंगली बढ़ाकर बढ़ेंगे तो आप देखिएगा 1 या 2 साल के बाद आपकी लोनेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। तो अब जो बिजनेस करने वाला है या मकान खरीदने वाला है या गाड़ी खरीदने वाला है, उसकी लोनेबिलिटी ज़्यादा हो गई। आज जो बंदा एक्स अमाउंट का लोन ले पाता था, कल वो एक्स से कई ज़्यादा अमाउंट का लोन ले पाएगा। उससे देखिए जो इकोनॉमी किक ऑफ होगी, क्योंकि अकेला एक बंदा एक मकान खरीदता है, एक बंदा कार खरीदता है, अकेले कार वाले की बिक्री नहीं होती, पीछे पूरी साइकिल चली हुई है, पूरी साइकिल टायर से वो सारी साइकिल जो है एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, गवर्नमेंट को जीएसटी भी दे रही है, और एम्प्लॉयमेंट के रूप में नॉर्मल डायरेक्ट टैक्सेशन भी दे रही है। और दोबारा जब लोगों के हाथ में पैसा आता है वो फिर उसको खर्च करने जाते हैं। दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। तो जितना ज़्यादा आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जाएंगे, आपके पूरी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और रिटर्न्स भी आएंगे और टैक्स भी आएगा। राइट। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस बार जो है बजट वित्त मंत्री जी ने 11 वर्षों में उनका सबसे बेहतर बजट माना जाए? देखिए, सबसे बेहतर तो कि कोई पैमाना नहीं है, पर हाँ बहुत बेहतर बजट है, बहुत बेहतर बजट है जी। और सबसे बड़ा जो इसका यूएसपी रहा वो 12 लाख वाला रहा। उसने तो मतलब जन जो है जन उससे प्रभावित है और सबका फायदा है। और इसके जो दूरगामी फायदे होंगे वो सर जब देखने पे आएंगे, विच आई एम अगेन सेइंग, आप एक और भी चीज देखिए, हमारी पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी ओवरऑल। तो जब स्टैटिस्टिक्स आपके इंप्रूव होंगे और लोनेबिलिटी बढ़ेगी तो चीज़ें इंप्रूव होंगी ऑब्वियसली। और सेल्फ डेवलपमेंट पर, जो एम्प्लॉयमेंट पर तो जोर है ही है, तो वहाँ सर आप देखिए, प्लस जो गवर्नमेंट की CGSTME की स्कीम्स हैं, तो वहाँ से ईजिली लोग अपना काम कर पाएंगे। और जैसे एक इंसान काम करता है तो उसका पूरा परिवार उठ खड़ा होता है, ये है वही होगा जी। अच्छा, एक सवाल मेरा और भी था सर, इस बजट में निवेश, कृषि, सर्विस सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान के साथ साथ सैकड़ों योजनाएं हैं, उसमें MSME सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है जी। चाहे उसका टर्नओवर हो, चाहे उसका लोन हो या छूट हो। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि MSME सेक्टर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की कितनी मजबूत रीढ़ की हड्डी है? सर, MSME सेक्टर के प्रति जो गवर्नमेंट का रुझान है और जो उसका लगाव है वो देखते ही बनता है। आप इसकी ना, ये जो आज हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि इतने कुछ कदम उठाए गए या उसको इतना प्रोत्साहन दिया गया, एक छोटी सी बात लोग उसको छोड़ देते हैं। एक सेक्शन है 43BH, वहाँ पर उन्होंने ये वो डाला है कि
एमएसएमई सेक्टर में यदि किसी ने कोई सामान खरीदा है, मान लिया मैं एमएसएमई का पर्सन रजिस्टर हूँ, आप मुझसे सामान खरीदते हैं, तो आपको मुझे 45 डेज में पेमेंट करनी है। सर ये शुरुआत, ये विजन है पूरा, ये शुरुआत जो तब से हो चुकी थी, वहां पर उन्होंने ये बोला कि मैं अगर किसी को बेचता हूँ तो किसी भी बिजनेस के लिए पेमेंट अगर आ जाए तो उसका बिजनेस साइकिल बना रहेगा और वो अपने कारण से डूबेगा, आउटर एनवायरनमेंट से कम डूबेगा, है ना। उसको इस चीज़ की श्योरिटी प्रोवाइड करी काफ़ी हद तक, प्लस उसको लोनिंग प्रोवाइड करी। डेवलपमेंट इकोनॉमी की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेस पर चल रही है, पूरा ढांचा तैयार हो गया। आज एक बंदा जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है तो एमएसएमई सेक्टर का ही तो पार्ट है। यस। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप कहीं भी बैंक अकाउंट खुलवाने चले जाइए, बैंक वाला सबसे पहले एमएसएमई मानता है। इनडायरेक्ट वे क्या है कि आप एमएसएमई में रजिस्टर होइए, आपको उसके बेनिफिट्स लंबे समय में पता लगेंगे। और वो जब बेनिफिट्स आते हैं, और गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली रिन्यूएबल में बाकी चीज़ों में तो करा ही है, दिस आई हैव ऑलरेडी सेड, ये सब लॉन्ग टर्म विजन का पार्ट है, क्योंकि यही एमएसएमई में से निकलकर प्लस एक और भी चीज़ है, एसएमई एक्सचेंजेस भी बनी है। यस। तो आप एमएसएमई का पार्ट बनिए, एमएसएमई का पार्ट आप जैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, आप कुछ अच्छा कीजिए और अपने आप को एसएमई पर लिस्ट कराइए और अच्छा करिए, मेन बोर्ड पर आ जाइए, जिससे आप पैसे को आराम से रेज भी कर पाएंगे। इनिशियल में आपको लोन लेने के रास्ते आसान कर दिए, अपने आप को प्रूफ कीजिए, लोगों से फंडिंग उठाइए। तो गवर्नमेंट ने पूरा ढांचा बनाया है। और सर ये भी सच है कि अगर 45 डेज में पेमेंट नहीं करता कोई भी फैक्ट्री वाला तो इनका टैक्स मोड डिसअलाउ हो जाएगा। सामने वाले बंदे ने जिसने पेमेंट नहीं करी है वो एक्सपेंडिचर उसका डिसअलाउ कर दिया जाता है, उसकी इनकम का पार्ट बन जाता है। जिस साल में पेमेंट करेगा तब देखेंगे। तो कुल मिला जुला के एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया। मैक्सिमम फर्दर एक और चीज़, जो ऑडिटर है उनको रिपोर्ट भी करना है इस पर, जस्ट टू इंश्योर कि वो काम हुआ है। जी राइट। और सर टर्नओवर सर 500 कर दिया गया मैक्सिमम। जी राइट। अच्छा एक सवाल और भी था, जो स्टार्टअप है सर, जैसे अमेजॉन है, बहुत कम समय में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया सर, लेकिन हमारे भारत देश में कई वर्षों से वित्त मंत्री के द्वारा स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इस बार स्टार्टअप के बारे में युवाओं के लिए कोई सोच, कोई विजन देना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप चल नहीं पाते सर। देखिए सर, उसका कारण है कि जो स्टार्टअप जो लोग शुरू करते हैं वो बिना किसी पूरी जानकारी के शुरू कर देते हैं। उनको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट लेकर के काम शुरू कर देते हैं। द आइडिया हियर इज यू शुड नो कि स्टार्टअप फंडिंग किस चीज़ पर मिलेगी आपको, आपका आइडिया यूनिक कितना है। सेकंड, इनिशियली तो आपको अपने पैरों पे ही खड़े होना है। जब आप प्रूव कर देंगे, अपने घर बैठे तो सारे स्टार्टअप है जी, जब आप अपने आप को प्रूव कर देंगे, सामने वाला एंजल इन्वेस्टर तो तभी आएगा ना। तो यही कारण है कि जब हम आधी अधूरी जानकारी के साथ शुरू कर देते हैं तो आपको एक फेलियर दिखता है। दूसरा, हाँ, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, अभी हम इंडिया में स्टार्टअप के फेस की शुरुआत में है, शुरुआत कुछ समय पहले हुई थी, तो इनिशियल में फेलियर ज़्यादा आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके आप देखेंगे सक्सेस रेट्स ज़्यादा आएंगे और उसके बाद लाइन लग जाएगी। आज भी आप देखिए यूथ जो है स्टार्टअप कर रहा है, और आई नो बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो अच्छे भी कर रहे हैं। लेकिन बस वही सवाल सर, क्योंकि स्टार्टअप का मनी जो है, लोन का, जनता का पैसा है, स्टार्टअप के युवा उसको गिफ्ट के रूप में देखते हैं जी। अल्टीमेटली 1000 में से एक कंपनी भी नहीं चल पाती। सर देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, स्टार्टअप का फंडिंग आप अगर पहला लेने जाते हो तो बैंक से लेने जाएंगे ना, बैंक वाले को भी तो देखना है ना मेरे को पैसे वापस आ जाएंगे। मियरली ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी या आपके ऑब्जर्वेशन से आप अनसिक्योर्ड लोन लेना जाएंगे तो बैंक वाला भी तो अपना पूरा वेरिफिकेशन करेगा ना। और उसको आपका एक्सपीरियंस होता है सर, तो उसका बेनिफिट कहीं न कहीं। तो वहां पर फिर वो ये कारण से, क्योंकि आप अगर बैंक का क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो बैंक क्यों नहीं लोन देगा आपको? देगा सर। मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टार्टअप यूनिट्स हैं वो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ज़्यादा अच्छा तरह रखें, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या और बहुत सारे एक्सपर्ट हों जो उनको समय समय पे गाइड करते रहें कि एक्सपेंडिचर को वो बड़े तरीके से खर्च करें जी। ये मेरा निवेदन था आपसे। इसके लिए सर इतना मैं थोड़ा हार्श है, सॉरी, बट मैं रुकता नहीं, मैं ब्लंट हूँ। इसके लिए सर इन्वेस्टर्स को भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यस, गूगल इज अवेलेबल टू यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बट प्रोफेशनल इज अ प्रोफेशनल।
तो आप जब तक किसी प्रोफेशनल के पास जा करके उसे ढंग से सलाह नहीं करेंगे, उसे इन लाइन नहीं लेंगे और उसे अपने विजन का पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे और उसकी गाइडेंस पूरी नहीं लेंगे और उस गाइडेंस पे चलेंगे नहीं, तो सर कैसे होगा? बहुत जरूरी है। या अदरवाइज तो क्या है, अगर आप बोले कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, तो सर दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ख्याल अच्छा है। ओके सर। सचिन जी, एक बड़ा सवाल और भी था कि हमारा देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, सौर ऊर्जा हो, ई व्हीकल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके बावजूद भी जो हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत नहीं हो पा रहा है, क्या कमी देखते हैं? कहाँ आपका लगता है कि कमजोरी है? सर ये ना एक मिथ क्रिएट किया हुआ है कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा रुपया अप्रिशिएट करे। आई एम पर्सनली ऑफ दिस बिलीव कि हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि हमारा रुपया स्लोली एंड स्टेडीली डेप्रिशिएट करे। बिकॉज अगर आपको एक्सपोर्ट्स करने हैं तो आपको डेप्रिशिएटिंग रुपी ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि तभी आपके पास इंडियन रुपी में ज़्यादा पैसे आएंगे। बट समझाना बड़ा मुश्किल है जी। दूसरा, करेंसी की जो डेप्रिसिएशन है ना, उसमें एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। क्यों हमारी करेंसी पहले से कुछ हुआ करती थी, आज यहाँ पहुंची? बिकॉज रेट ऑफ इन्फ्लेशन का यदि दो कंट्रीज में डिफरेंस है तो एज पर द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी और अदर थ्योरीज के साथ लगते हुए जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है उस कंट्री की करेंसी ने डिफरेंशियल के रूप से डेप्रिशिएट होना ही होना है। अच्छा जी, तो ये सर्वविदित है। पर वही वाली बात है कि जी समझाना बड़ा मुश्किल है ना? तो भाई जनता कहती है भाई डॉलर रुपया कम हो रहा है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है। आप एक चीज देखिए ना, आज अगर हमारा डॉलर 88 का है, सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं $1 की चीज बेचता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मेरे को 88 रुपए आएंगे। दिस इज व्हाट आई हैव, तो मुझे पेमेंट्स अपनी लोकल करनी है। आज अगर यही अप्रिशिएट होकर के 80 हो गया तो मुझे 80 मिलेंगे सर, मुझे उसी में से पेमेंट करनी है। राइट? अगर आप वी आर ए कंट्री जहां पर फॉरेन करेंसी का सरप्लस अभी है, रिजर्व्स हैं, पर इतने भी ज्यादा नहीं है जी। राइट, मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है। चिंता वाली बात नहीं है, रादर डेप्रिशिएटिंग करेंसी इज इन आवर बेनिफिट। राइट, नहीं बहुत अपने तरीके से बताया कि ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन सर क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना है। अगर हमारी ई व्हीकल्स या सौर ऊर्जा के द्वारा बहुत सारी चीज़ें चलती है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो हमें बाहर देना पड़ता है कम देना होगा। बिल्कुल जी, तो मजबूती आएगी। बिल्कुल आएगी सर। हमारे को दो चीज़ों पर फोकस रखना है। रुपी एप्रिसिएशन तो मेरे विचार में तो हमें नहीं चाहिए। स्लोली एंड स्टेडीली डेप्रिशिएटेड रुपी हमारे लिए अच्छा है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग विद इन आवर कंट्री, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। आप एक बात समझिए सर, जो हम आज फॉरेन करेंसी इकट्ठा कर पा रहे हैं, हम नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा हमारे को एफडीआई के सेक्टर खोलने पड़ते हैं उस पैसे को लेने के लिए। पता है सर मुझे। जिसके कारण आप ये देखिए, वही चीज जिसकी एफडीआई मैंने आज खोली बिकॉज मुझे जरूरत थी, अगर मैं एक्सपोर्ट्स अपने नॉर्मल बढ़ा देता हूँ और उसको 2 साल बाद खोलता हूँ तो मेरे पास अगर रुपी एप्रिसिएशन तो मेरे विचार में तो हमें नहीं चाहिए। स्लोली एंड स्टेडीली डेप्रिशिएटेड रुपी हमारे लिए अच्छा है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग विद इन आवर कंट्री, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। आप एक बात समझिए सर, जो हम आज फॉरेन करेंसी इकट्ठा कर पा रहे हैं, हम नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा हमारे को एफडीआई के सेक्टर खोलने पड़ते हैं उस पैसे को लेने के लिए। पता है सर मुझे। जिसके कारण आप ये देखिए, वही चीज जिसकी एफडीआई मैंने आज खोली बिकॉज मुझे जरूरत थी, अगर मैं एक्सपोर्ट्स अपने नॉर्मल बढ़ा देता हूँ और उसको 2 साल बाद खोलता हूँ तो मेरे पास अगर आज एक्स अमाउंट आ रहा है तो कल 1.5x आएगा। पॉइंट ये है। ठीक है, डेवलपमेंट तो होती है, नो डाउट अबाउट। तो एक्सपोर्ट पे भी हमें फोकस। सर एक्सपोर्ट ही इंडिया के लिए वरदान साबित होगा आने वाले समय में, आप देखिएगा। क्योंकि सर मैक्सिमम लोग ट्रेडर्स बन गए हैं और हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक चाइना पे भी हर क्षेत्र में हो गई है जी। इवन लोहे तक के पे भी हम डिपेंडेंसी वहाँ हो गई सर जी। राइट। अच्छा सर, एक मुझे जानकारी है कि आप शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा खासा दखल करते हैं जी। तो शेयर मार्केट एक आम जनता उसको छूना भी नहीं चाहता, बहुत डरता है जी। थोड़ा सा इसकी बारीकी बताइए, शेयर मार्केट एक आम जनमानस के लिए कितना हितकर है? देखिए सर, आप इस शेयर मार्केट को एज एन इन्वेस्टमेंट टूल या एज अ बिजनेस टूल लेके चलिए। पैसा कमाने के लिए इससे बढ़िया स्थान नहीं है।
बगैर किसी प्रेमाइसिस के, प्रोवाइडेड नॉलेज हो और ग्रीड को कर रखे हो। आप इंसान आता है, नॉर्मल बिजनेस करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा प्रॉपर्टी में, वो कहता है मुझे इतने % रिटर्न मिलेगी, आई एम हैप्पी। वहां से वो अपनी रिटर्न्स को कैलकुलेट करता है एफडी से कंपेयर करके कि एफडी में मुझे इतना मिल रहा है तो यहाँ से इतना मिल जाएगा तो आई एम हैप्पी। वो म्यूचुअल फंड में जाता है, कहता है इतना मिलेगा, आई एम हैप्पी। पर जो डायरेक्टली वो शेयर मार्केट में आता है उसे महीने में डबल चाहिए, साल में डबल चाहिए, कैसे होगा भाई साहब? वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। तो विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी नॉलेज आप अपनी रिसर्च करके आइए, अपनी रिसर्च समझिए, करने की कोशिश कीजिए। अब लोग कहते हैं सर आपने तो रटा रटा सेंटेंस बोल दिया, जो काम ना नोबल तेल होगा ना राधा नाचेगी जी। अब रिसर्च हर बंदा कर नहीं सकता नहीं। अब अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो आप रिसर्च एनालिस्ट से बात कर सकते हैं, वो भी नहीं करना चाहते, आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट तो यूज कर सकते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ डिसेंट फॉल इन द मार्केट, भैया तभी घुस जाना, भागते के पीछे क्यों भाग रहे हो? इतना तो कर सकते हो, राइट। और उस समय ज्यादा कुछ नहीं तो जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं जिनको लार्ज कैप बोलते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करिए। दूसरा तरीका आप लंबे समय के लिए कीजिए। आप कुछ जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप का एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। आप आंख बंद करके बैठ जाइए, आज से 30, 40, 50 साल बाद कौन सी कंपनी आपके हिसाब से जिंदा होगी, आपके बच्चे जिसका प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, वो कंपनी ग्रो करेगी। आप उस कंपनी के शेयर में एसआईपी करनी शुरू कर दीजिए, अगर आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। पास दिस लीगेसी टू योर किड्स ना। प्रॉब्लम ये आपको साल भर में रिटर्न चाहिए, सॉरी सर। अब सर आपके द्वारा शेयर मार्केट की बहुत सारी सुविधाएं दी जाती होंगी। सर बेसिकली क्या है, किसी भी सुविधाओं के लिए ना मैं आपको पहले एक वो डिस्क्लेमर दे दूं, सेबी की कंडीशंस होती हैं, कोई भी पर्सन ऐसे सुविधाएं नहीं दे सकता है। ही हैज़ टू गेट रजिस्टर्ड विद सेबी। मेरा सिर्फ इसमें मैं लर्नर हूँ, सीखने में मेरा इंटरेस्ट है। मैं निफ्टी के ऊपर ब्लॉग लिखता हूँ। ओके जी, सचिन स्टॉक व्यू के नाम से वो ब्लॉग है। निफ्टी के ऊपर लिखता हूँ, जो निफ्टी के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। एडवाइस नहीं देते हैं जी। अच्छा, हम अपने विचार लिखते हैं। एडवाइस आप कर ही नहीं सकते। कोई भी बंदा अगर एडवाइस करता है तो आप मुझे बताइए, अगर उसे भी रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर उसकी कंप्लेंट होनी निसंदेह है, क्योंकि सेबी के कारण ही हमारी इकोनॉमी, हमारी शेयर मार्केट आज यहाँ तक पहुँची है, क्योंकि सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को हर बंदा सलाम करता है, सलाम करने लायक है। तो सर लेकिन इतना तो आप कह ही रहे हैं ना कि शेयर मार्केट में अगर आदमी एफडी से कंपेरिजन करके आता है तो उसे नुकसान नहीं होने वाला है। अगर वो देखो सर, 2 महीने में डबल करना चाहता है तो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है तो दो चीजें हैं सर। अगर आपके पास नॉलेज है आप डायरेक्ट रूट पे जाइए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। जी 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 जी। तो वहां पर वो पर्सन्स हैं ना जिनको नॉलेज है, जी, और आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स उठा करके देख लीजिए। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को, नीदर आई हैव अ बिजनेस टू डू दैट। म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न एफडी से तो काफी ज्यादा है, काफी अच्छा होता है, इसीलिए पॉपुलर भी है। सचिन जी एक सवाल और भी था, मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा तेजी से तरक्की कर रहा है, क्या लगता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र बनने के हम कितने नजदीक पहुंच गए हैं? देखिए सर, इट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड गवर्नेंस। जहां पर भी गवर्नमेंट कटिबद्ध है कि मुझे देश को आगे बढ़ाना है, वहां पर हमारी इकोनॉमी का जीडीपी जब ग्रो करेगा, आज हम अराउंड $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए सर, 7% से अगर आप उसकी ग्रोथ भी डालते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों में हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले हैं। कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकता। और जब हम वो बन जाएंगे तो साइज देखिएगा कितना बड़ा है, कैसे नहीं बनेंगे हम। I don't see any reason why we are not a superpower in economy. Economic superpower हम बनने जा रहे हैं, and ये inevitable है। Nobody on this earth can stop India. सर बिल्कुल लास्ट सवाल था, जो वित्त मंत्री जी का ये बजट है, उनके साथ पूरी टीम होती है, उनका सुझाव होता है, तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में अगर एक चीज ये ऐड ऑन हो जाती, जुड़ जाता तो और बेहतर होता? क्या जी? कोई आपका सुझाव है कि बजट के अंदर ये चीजें और होती? सर देखिए, जो पर्सन जिस पोस्ट पर बैठा होता है वो फूलों का ताज भी है, वो कांटों का ताज भी है। हर जगह पर समन्वय बिठा करके ही काम करना होता है। पहले ही एक चीज जो आप ही ने क्वेश्चन पूछा
कि 1 लाख करोड़ का हिट उस पर पड़ा है राजस्व का जो, तो उसका संतुलन बिठाना ही तो है। सर सुझाव तो आप जितने मर्जी दे लीजिए, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट कंसिडरिंग द फैक्ट, क्योंकि हर साल बजट आना है, बजट से लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग जोड़ दी गई हैं, बट इट इज़ मियरली एक्सपेंडिचर। और कम होना चाहिए आपकी नज़र में या सफिशिएंट है? देखिए सर, गवर्नमेंट को रिवेन्यू भी तो चाहिए। उन्होंने जिस चीज़ को लग्जरी क्लास में डाला है वो नॉन असेंशियल। स्कूटी सर लग्जरी क्लास में है। आपकी बात मैं मानता हूँ जी, कुछ आइटम्स को आप उसमें से फेरबदल की बात कर सकते हैं। क्लास इटसेल्फ की देखिए, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी डोंट हैव एनी अदर आंसर टू से कि हाँ जी ज़्यादा है, ठीक है ना, बट आपको गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट्स भी देखने पड़ेंगे कि रिवेन्यू ऑलरेडी हमारा फिजिकल डेफिसिट चल रहा है, हमारा जितना एक्सपेंडिचर है, जो इनकम है उसमें कम से कम भी 14-15 लाख करोड़ का हर साल का घाटा आता है, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू भी मीटअप करने हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। हाँ, एसेंशियल आइटम को उसको हटा सकते हैं जी। टैक्स अगर कम होता है तो ऑब्वियसली कंप्लायंसेस बढ़ती है, आई एग्री टू दैट। सर आप इनकम टैक्स जीएसटी दोनों देखते हैं? हाँ जी। तो फेसलेस और जो 4 साल का रिटर्न भरने का जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर ये मील का पत्थर है, ये सच्चाई है जी। देखिए, कोई भी इंसान है, मैं अगर एक टैक्स पेयर हूँ, मुझे भी एक समय तो सुकून चाहिए ना कि हाँ यार ये वाला हो गया, मैं सुकून में हूँ कि इस साल तो कहीं मेरा खुल रहा है जी। तो 4 साल वाला एक बहुत बड़ा वो स्टेप है। क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिकल क्या आती थी, अगर आप पिछले 7-8-9 साल का पीछे कभी खुल जाता था तो बैंक में जाइए कुछ और कीजिए, आपको डॉक्यूमेंट ही नहीं मिलते थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो अब वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। चीज़ें खत्म है, एंड 4 साल इज अ लॉजिकल पीरियड। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उन्होंने भी जो पिछले में उनका वर्कलोड भी तो देखिए ना कितना, और वो लॉजिकल पीरियड है। आई एम हैप्पी विद दैट, आई वेलकम दिस स्टेप। सेकेंड, जो आपने बोला कि सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका, 4 साल के अलावा? 4 साल का अलावा फेसलेस की बात। फेसलेस बहुत बड़ा एक राहत है और ये हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी को। कंप्लीटली एग्री करता हूँ एंड मैं सैल्यूट करता हूँ गवर्नमेंट की चीज़। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कि बढ़ रही है, कंफर्ट लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और जो ट्रुथ है वो सामने आता है। मोदी जी के नेतृत्व में देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, और कोई भी नेतृत्व हो अगर वो मन लगा करके काम करता है तो यस बढ़ेगा ही। सर बढ़ रहा है सर। गाजियाबाद एक वक्त था सर, पहले बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी थी, कुछ अभी समाप्त हो गई। नोएडा हमारे बाद बसा, काफ़ी डेवलप हो गया। क्या यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनना चाहिए? देखिए, क्योंकि मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, हाँ जी जरूर बनना चाहिए। बनना चाहिए ना जी, बिल्कुल बनना चाहिए जी। जैसे इंडियन एयरपोर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई जी, तो मेरे ख्याल से हर प्रोफेशनल के लिए एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा सर। तो बिल्कुल, परंतु सत्य एक ये भी है जी, इकोनॉमिक हब बनने के लिए बिजनेसमैन ही चाहिए होता है, और बिजनेसमैन को जहाँ फायदा, सब एयरपोर्ट बन गया तो आ ही जाएंगे लोग, जहाँ फायदा दिखता है वो वहाँ जाता है। आपको वो फायदे क्रिएट करने हैं। जी। लास्ट सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ, ये युवाओं के लिए सवाल है सचिन जी, आप इस प्रोफेशन में आना क्यों पसंद किया? क्योंकि कोई रिजर्वेशन नहीं है जी, कहीं कुछ नहीं है जी, जो योग्य है वही व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है जी। तो आपका ड्रीम कैसे हुआ? देखो सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारा ही एक अकेला प्रोफेशन ऐसा है, जब क्लाइंट बढ़ता है और वो खुश रहता है तब हम बढ़ते हैं। आप कोई और प्रोफेशन देख लीजिए, 2 मैंने कंडीशन बोली, क्लाइंट का बढ़ना और क्लाइंट का खुश रहना, और किसी प्रोफेशन में बताइए नहीं है। चलिए किसी प्रोफेशन का नाम नहीं लेंगे हम जी, लेकिन हाँ ये है कि जब प्रोफेशन में कोई तरक्की करता है जी तो आपकी भी तरक्की होती है जी। तो ये और हम उसके खुशी के साथ ही, सेकंड थिंग इज वी आर अ पार्टनर टू द नेशन बिल्डिंग। अगर आप एज अ सीए अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, देश की हेल्प करते हैं, तो आप भी एक सेनानी ही हैं जी।